हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह। 9 जून को थम जाएगा पीओके पाकिस्तान के खिलाफ महाआंदोलन की तैयारी। तुम्हारे बस की नहीं है पीओके को चलाना तो फिर हमें भारत के साथ जोड़ दो, हम भारत के साथ ही खुश रह लेंगे। बताएंगे दोस्तों इंटरनेट बंद, सेना तैनात। पीओके से बहुत बड़ी चौंका देने वाली जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, जहाँ पर शहबाज और मुनीर के फूले हाथ पांव। आखिर क्या होने वाला है? क्या पीओके की जनता अपने आप जुड़ने वाली है भारत के साथ? क्या होगा दोस्तों, बताएंगे आज की अभी की सबसे बड़ी अपडेट। पीओके में पाकिस्तान से आजादी की मांग के बीच बहुत बड़ा बवाल होने जा रहा है दोस्तों। वहीं आपको बताएंगे 3 दोस्तों के घर जा रहे प्रधानमंत्री मोदी जी, जहां 2 तो चीन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आखिर ऐसी कौन सी नई प्लानिंग रचने जा रहा अपना भारत दोस्तों? कैसे चारों खाने चित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी चीन को? और वो कौन से 3 देश है जहां पर जाने वाले हैं यात्रा के लिए पीएम मोदी जी? वहीं उससे भी बड़ी चौंका देने वाली खबर, तेल कोटे पर रूस समेत 22 देशों का बहुत बड़ा फैसला। ओपेक प्लस ऑयल कोटा हाइक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, बताएंगे इस पर। इसका भारत पर क्या पड़ेगा असर? वहीं आपको बताएंगे जहां एक तरफ सीमा पर तनाव, पुशीन और मौतों के मुद्दे पर नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश में होने वाली है बड़ी बैठक, उधर दूसरी तरफ बांग्लादेश बढ़ा रहा पाकिस्तान के साथ और उसके दोस्त तुर्की के साथ दोस्ती। दोस्तों क्या है इसके भारत के लिए मायने? तो वहीं आपको बताएंगे बंगाल हार के बाद पहली बार दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी, तो डीएमके ने दिखाया ठेंगा। इंडिया गठबंधन की बैठक कौन कौन होगा शामिल? क्या राघव चड्डा के दल बदल मॉडल से टीएमसी में डर का माहौल है? क्या गिरफ्तार हो जाएंगे खान सर? दोस्तों पटना एसएसपी ने बना दी तगड़ी टीम, इनको किया शामिल। बताएंगे क्या है जानकारी, अभी क्या है अपडेट खान सर को लेकर दोस्तों। वहीं इस राज्य में सरकार से बेटियों को मिलेंगे 50,000 रुपए। दोस्तों कैसे कर सकते हैं आप अप्लाई? बताएंगे कौन से राज्य की है यह योजना, एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि पीओके भारत का था, है और रहेगा और वापस भारत में ही जुड़ेगा, जिसकी अब शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा दोस्तों। तो बात करते हैं अब पहली सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर की, जहां 9 जून को थम जाएगा पीओके। आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं हम बता दें। पाकिस्तान के खिलाफ महाआंदोलन की तैयारी। पीओके को पाकिस्तान से आजाद करवाने की सबसे बड़ी मांग के बीच दोस्तों 24 घंटों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान की पुलिस के हाथ पांव फूल चुके हैं, जिसके बाद शहबाज की पैरों तले जमीन खिसक गई है दोस्तों भारत के बयान के बाद कि पीओके भारत का था, है और रहेगा। साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करवा लेने से वो क्षेत्र तुम्हारा नहीं हो जाएगा, जिसके बाद आज सबसे बड़ी चौंका देने वाली जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके में बड़े पैमाने पर अशांति की स्थिति है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी ने 38 अधूरी मांगों को लेकर 9 जून को बहुत बड़े पैमाने पर लॉकडाउन विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसकी वजह से इलाके में हालात तनावपूर्ण है। पीओके में इससे पहले भी हिंसक हालात देखने को मिले थे। इस इलाके में पहले हुई हिंसा में सुरक्षा बलों के हाथों जेएएसी नेता की हत्या, इंटरनेट ब्लैकआउट और समूह पर प्रतिबंध लगाने जैसी घटनाएं देखने को मिली थी। इसके बाद भी पीओके में लोग बिजली की कमी, महंगाई, बेरोजगारी, संसाधन के इस्तेमाल और राजनीतिक भेदभाव से परेशान हैं। यानी कि दोस्तों आग यहां से उठी है, चिंगारी यहां लगी है और अब ये आग पीओके को पाकिस्तान से अलग करने की मांग तक पहुंच चुका है दोस्तों। पिछले साल अक्टूबर में हुआ मुजफ्फराबाद समझौता पूरे तरीके से लागू नहीं है। आलोचकों ने इस्लामाबाद के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 22 रिफ्यूजी सीटों, ऑटोनॉमी में कटौती वाले 13वें संशोधन और इस इलाके के बारे में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और पीओके को दबाने वाली सच्चाई के बीच के अंतर के बारे में बात की है। इदरीस आफ्ताब ने सेंटर फॉर पीस स्टडीज के लिए एक रिपोर्ट में लिखा कि पीओके में स्थिति अब और गंभीर होती जा रही है। 9 जून को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉकडाउन विरोध का ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तानी सरकार पर इलाके के लोगों की उम्मीदों के साथ बार बार धोखा करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, शटर डाउन स्ट्राइक, चक्का जाम प्रदर्शन, लंबा मार्च और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। कमेटी के मुताबिक आने वाला आंदोलन शासन
जन बुनियादी अधिकारों और इलाके की लंबे समय से चली आ रही सामाजिक आर्थिक शिकायतों से जुड़ी 38 खास मांगों को लागू करने पर फोकस रहेगा। अब ऐसे में जानकारी ये सामने आ रही है दोस्तों कि 9 जून तो छोड़िए, उससे पहले से ही पीओके के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन अब शुरू हो चुके हैं दोस्तों। यानी ये चिंगारियां अब आग की लपटों से होते हुए पूरा बवंडर लाती दिखाई दे रही है, जो लोगों की बढ़ती निराशा और बढ़ते दबाव को दर्शाता है। जहां अब तक पीओके की जनता बिजली, पानी, गैस की मांग कर रही थी, बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमको दिक्कतें हो रही है, हमारी ये परेशानी सुनी जाए, हमारी दिक्कतें दूर की जाए, लेकिन पाकिस्तान दोस्तों ऐसा लगता है कि पीओके को अलग एक क्षेत्र मानता है, उसको जबरदस्ती पकड़कर पाकिस्तान से चिपका के रखा हुआ है, लेकिन उसको कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती है, कोई भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है दोस्तों। जिसके बाद ये धीरे 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 चिंगारी आग में बदल चुकी है, जिसके बाद अब पीओके की जनता तंग आकर कह रही है कि हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। जब तुम हमें मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवा सकते, उपलब्ध नहीं करवा सकते, तो फिर हमारा तुम्हारे साथ रहने का क्या ही औचित्य बनता है। इससे बेहतर ये होगा कि हम भारत के साथ बेहतर तरीके से रह पाएंगे, जहां पर दोस्तों कई लोग पीओके के आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं, जो बार बार ये कहते नजर आते हैं, जो हम हमेशा अपनी खबरों में आपको बताते हैं दोस्तों, वो ये कि हमें आर पार खोल दो, भारत के साथ जोड़ दो। और फिर एक बार बड़ी आवाजें उठती दिखाई दे रही है दोस्तों। और 9 तारीख को तो बवंडर आने वाला है पीओके में, यानी कल ही बड़ा बवंडर देखने को मिलने वाला है। इसीलिए जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों आपको बता दें, इस खबर के बाद शहबाज शरीफ और मुनीर के हाथ पैर फूल चुके हैं। पीओके की जनता का गुस्सा देखने के बाद अब पीओके में टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस रोक दी गई है, ताकि कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल ना कर पाए। साथ में भारी पुलिस बल और फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स को ग्रुप्स में तैनात किया है दोस्तों। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की क्रूरता के खिलाफ पीओके के लोगों का खून खौल उठा है सड़कों पर उतरकर। कल आजादी की आवाज बुलंद होने वाली है, कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पीओके की जनता अपने आप ही भारत के साथ मिल जाए तो बेहतर होगा, और मानते हैं कि पीओके आज नहीं तो कल आने वाले कुछ ही समय में बहुत जल्द भारत के साथ मिलने वाला है, विलय होने वाला है। भारत का क्षेत्र, कब्जाया हुआ क्षेत्र फिर से भारत को मिल जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस खबर को पाकिस्तानियों तक पहुंचाने के लिए, ताकि उनको पता चल सके कि भारत की जनता हर हाल में भारत के साथ खड़ी है। इसीलिए लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, भर भर के लाइक कीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां 3 दोस्तों के घर जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनमें से 2 चीन के हैं बड़े दुश्मन। आखिर कौन सी बड़ी डील होने वाली है, क्या करने वाले हैं पीएम मोदी जी, बता दे। पश्चिम एशिया में चल रहे उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले महीने एक और यात्रा के लिए जा रहे हैं। उनके इस दौरे में 3 ऐसे देश शुमार होंगे जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं दोस्तों। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, अगर आपने गैस कर लिया तो बताइएगा कमेंट में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आपने, इंडोनेशिया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। उसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी उनके इस यात्रा में शामिल है। उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत के रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंधों को और मजबूत करना है। इन तीनों देशों के साथ भारत के गहरे हित जुड़े हुए हैं और इसी उस सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी इन देशों की यात्रा करने जा रहे हैं। यात्रा की शुरुआत इंडोनेशिया से होगी, जिससे भारत के रक्षा संबंध काफी अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे से पहले दिल्ली में चल रही 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग बैठक में दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी और रक्षा सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो इस बैठक के लिए दिल्ली आए हुए हैं। पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार जो है वो $25 अरब तक पहुंच गया है दोस्तों। भारत इंडोनेशिया सप्लाई चेन, स्वास्थ्य, पर्यटन और संयुक्त सेना अभ्यासों को बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम यह है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील की बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह सौदा जल्द पूरा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया उन देशों में से है जो सबसे पहले भारत रूस की संयुक्त मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने में दिलचस्पी ले रहा था, और जल्द ही भारत अपनी इस ताकतवर मिसाइल को इंडोनेशिया को सौंपेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी न्यूजीलैंड जाएंगे। कुछ महीने पहले ही दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA की बातचीत पूरी हो चुकी है। इस FTA से सामान और सेवाओं का व्यापार आसान होगा, निवेश बढ़ेगा और पेशेवरों, छात्रों तथा छोटे मध्यम उद्योगों के लिए आवागमन सुगम बनेगा। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 15,000 से 20,000 भारतीय मूल के लोग शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड में भारतीय डायस्पोरा काफी सक्रिय है और यह कार्यक्रम उनके साथ सीधा जुड़ाव बढ़ाएगा दोस्तों। वही
प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा का अंतिम पड़ाव ऑस्ट्रेलिया होगा। यहाँ रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर खास ध्यान रहेगा। ऑस्ट्रेलिया भारत के सिविल न्यूक्लियर कार्यक्रम के लिए यूरेनियम का एक संभावित आपूर्ति करता है। इस दौरे में यूरेनियम आयात को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। रक्षा सहयोग भी गहरा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने हाल ही में कहा कि दोनों देशों के बीच एक नया बड़ा रक्षा समझौता होने वाला है। उन्होंने इसे नए मील के पत्थर की संज्ञा दी। वहीं हाल ही में आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस भारत आए थे। उन्होंने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक और रक्षा संवाद में भाग लिया था। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का इन तीनों देशों के यात्रा का कंक्लूजन निकाले दोस्तों, तो ये तीन देशों की यात्रा भारत की इंडो पैसिफिक विजन को मजबूती से सामने लाएगी। भारत इस क्षेत्र में आर्थिक अवसरों के साथ साथ सुरक्षा चुनौतियों का भी संतुलित तरीके से सामना करना चाहता है। डायस्पोरा को जोड़ना इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है। खासकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। उनके साथ मजबूत संबंध भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की ये यात्रा ऊर्जा सुरक्षा रक्षा सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई देगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में लिखकर बताइएगा कि इन तीनों देशों में से सबसे अच्छी दोस्ती भारत की कौन से देश से है। देखते हैं कौन बिल्कुल सही जवाब देता है। वहीं नेक्स्ट खबर आपको बता दे, तेल कोटे पर रूस समेत 22 देशों का बहुत बड़ा फैसला। क्या होगा इस फैसले का भारत पर इसका असर? दोस्तों, दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने कच्चे तेल को उत्पादन कोटा में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इस ग्रुप में रशिया समेत 22 देश शामिल हैं। ओपेक प्लस के इस फैसले का मकसद वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति को बनाए रखना और बाजार में स्थिरता लाना है। हालांकि भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए यह खबर उतनी राहत देने वाली नहीं मानी जा रही है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार ओपेक प्लस के प्रमुख सदस्य देशों ने जुलाई 2026 से तेल उत्पादन लक्ष्य में लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। ये लगातार चौथा मौका है जब इस ग्रुप ने उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पादन बढ़ाने के बावजूद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों पर इसका बड़ा असर तुरंत दिखाई नहीं देगा। इसकी वजह पश्चिम एशिया में जारी तनाव और तेल आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां हैं। कई तेल उत्पादक देश अभी भी अपनी पूरी उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इसका भारत पर असर की बात करें तो भारत अपनी आवश्यकता का करीब 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव का सीधा असर देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर कच्चे तेल के दाम ऊंचे बने रहते हैं तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि तेल की ऊंची कीमतें परिवहन लागत बढ़ाती हैं, जिससे खाद्य पदार्थों और बाकी आवश्यकताओं भरी चीजों वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। यही वजह है कि ओपेक प्लस के इस फैसले के बावजूद भारत में महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है। दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि 22 देशों के इस बड़े फैसले के बावजूद भी भारत महंगाई की मार झेल सकता है। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश बढ़ा रहा पाकिस्तान के दोस्त तुर्की से दोस्ती। भारत के लिए क्या है इसके मायने? दरअसल बांग्लादेश और तुर्की ने रक्षा और विदेश नीति में सहयोग बढ़ाने के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाने पर सहमति जताई है। ये फैसला बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान के बीच ढाका में हुई बैठक के बाद लिया गया। हाकान फिदान इन दिनों 3 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार नई समिति रक्षा सुरक्षा तथा विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तालमेल बढ़ाएगी। साथ ही दोनों देशों ने विदेश और रक्षा मंत्रालयों के बीच हर साल होने वाली बैठकों को भी औपचारिक रूप देने का फैसला किया है। हालांकि तुर्की ने भारत से रिश्ते सुधारने पर जोर दिया है। इसी हफ्ते तुर्की के विदेश मंत्री ने भारत से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। उन्होंने नाराजगी दूर करने और अच्छे संबंध बनाने की बात कही थी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा तनाव हो काफी ज्यादा पीक पर पहुंच चुका है, यानी तनाव चरम पर है। ढाका ने भारत पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को जबरन अपनी सीमा में दाखिल कराने यानी पुश इन का आरोप लगाया है। इस बीच आज नई दिल्ली में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बीच डायरेक्टर जनरल लेवल की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि इस बैठक में गैर कानूनी घुसपैठ, सीमा पर हत्याओं और सीमा सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दों पर खास ध्यान दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, चौंकाने वाली जानकारी उधर 9 जून को ऐसा क्या लॉन्च करने वाले हैं अमित शाह जी? दोस्तों, क्या है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, भारत के बॉर्डर जिससे होंगे हाईटेक। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारत की बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी को एक नई तेजी मिली है। इस दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर आने वाला है जब केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह 9 जून को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी LPMS का शुभारंभ करेंगे। एक बयान में कहा गया है कि LPMS एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे लैंड पोर्ट्स पर ऑपरेशंस को एक यूनिफाइड सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी जानकारी के सुरक्षित रियल टाइम एक्सचेंज को मुमकिन बनाता है, जिससे लैंड पोर्ट, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स पर चल रहे डिजिटल सिस्टम्स के बराबर आ जाते हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस के जरिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और पैसेंजर मूवमेंट में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी बढ़ाने के कमिटमेंट को दिखाती है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी मेघालय के दावकी, त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट्स पर नई डेवलप की गई स्टेक होल्डर अकोमोडेशन फैसिलिटीज का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी कर्मचारियों और दूसरे कीमती स्टेक होल्डर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और मजबूत होगा। दोस्तों वहीं आपको बता दें भारत नेपाल के बीच UPI लिंक हो गया लॉन्च। अब दोनों देशों में आसान होगा पैसा भेजना। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत और नेपाल के बीच UPI और नेपाल के नेशनल पेमेंट सिस्टम को जोड़ा गया। इससे दोनों देशों के लोगों के लिए सीमा पार पैसा भेजना आसान होगा। दोस्तों भारत ने 2015 के भूकंप के बाद चल रहे पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 हेल्थ फैसिलिटीज और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजना भी सौंपी। इसके अलावा काठमांडू यूनिवर्सिटी और भारत की डिजिटल इंडिया भाषिणी के बीच समझौता हुआ। इसके तहत नेपाल के लिए वॉइस फर्स्ट भाषा ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा। वहीं आपको बता दें किम जोंग उन से मिलने नॉर्थ कोरिया क्यों जा रहे हैं शी जिनपिंग, क्या रूस अमेरिका है, इसके कारण क्या है जानकारी। दोस्तों दरअसल नॉर्थ कोरिया के नेता आज प्योंगयांग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करने वाले हैं। वो 8 और 9 जून को नॉर्थ कोरिया में रहेंगे। हालांकि यह स्वागत बराबरी के अधिकार के लिए है। जी हाँ, शी जिनपिंग 7 सालों बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। इसके साथ ही उनकी इस साल की ये पहली विदेश यात्रा है। दोस्तों जाहिर है शी जिनपिंग के लिए नॉर्थ कोरिया महत्वपूर्ण है। पिछले साल बीजिंग में शी जिनपिंग ने किम और अन्य नेताओं की मेजबानी एक विशाल सैन्य परेड में की थी और तब से दोनों देशों ने कुछ यात्री रेल और हवाई सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। लेकिन आपको बता दें इस बार जो है वो कहानी काफी अलग है। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह का शिखर सम्मेलन 2019 में शी जिनपिंग की नॉर्थ कोरिया की पहली यात्रा से बिल्कुल अलग है। दोस्तों 2019 की यात्रा किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच नॉर्थ कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण और प्रबंधों में राहत को लेकर हुई बैठक के विफल होने के कुछ महीनों बाद हुई थी। तब से किम जोंग उन ने मॉस्को के साथ अपने सैन्य और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत कर लिया है। यूक्रेन युद्ध में रशिया की ओर से लड़ने के लिए सैनिकों की तैनाती से उन्हें बल मिलता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए अपनी परमाणु क्षमताओं को लगातार बढ़ाया है और नॉर्थ कोरिया से भागने वालों को रोकने के लिए सीमा को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। वहीं आपको यह भी बता दें दोस्तों, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे परमाणु हथियार, समझौते का कोई सवाल ही नहीं है। जी हां, नॉर्थ कोरिया की अमेरिका को खुली चुनौती। दोस्तों अमेरिका हमेशा से नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों का बड़ा विरोधी रहा है। उसका मानना है कि प्योंगयांग का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम उसके सहयोगी साउथ कोरिया और जापान समेत वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसको लेकर अमेरिका ने उत्तर कोरिया से परमाणु निरस्त्रीकरण यानी कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की अपील किया, जिसे किम जोंग उन ने खारिज कर दिया है। किम की बहन किम यो जोंग ने इस अपील को वॉशिंगटन का पुराना सपना बताया है। उन्होंने कसम खाई है कि प्योंगयांग अपनी परमाणु क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखेगा। द न्यूयॉर्क पोस्ट ने सरकारी मीडिया की ओर से पब्लिश एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि किम यो जोंग ने कहा कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार संपन्न देश होने की स्थिति को पलटा नहीं जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि इस वास्तविकता को चुनौती देने के अमेरिकी प्रयासों में कोई कानूनी बाध्यकारी शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित करने के दावे में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है और कोई भी अमेरिका की एक तरफा बयानबाजी से बाध्य नहीं होगा। अब ऐसे में उत्तर कोरिया ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए साफ साफ कह दिया कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां ताइवान के सामने चीन ने तानी नई HQ-16F मिसाइल। अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम को देगी सीधी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, चीन ने ताइवान के सामने तैनात अपनी सेना को एक नई मिसाइल से लैस कर दिया है। इस मिसाइल का नाम HQ-16F है। जी हाँ, ये मिसाइल की खूबी है जो ठीक बिल्कुल अमेरिकी
पैट्रियट PAC-2 और 3 सिस्टम जैसी ही है दोस्तों। ताइवान ने चीन के हमलों से खुद के बचाव के लिए बड़े पैमाने पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। वो अपनी मौजूदा डिफेंस सिस्टमों को अपग्रेड करने के साथ साथ उन्नत PAC-3 MSE यानी मिसाइल सेगमेंट एनहांसमेंट सिस्टम भी शामिल कर रहा है। ये उन्नत मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और आधुनिक लड़ाकू विमानों को रोकने में अधिक प्रभावी है। वहीं बता दें दूसरी तरफ चीन के छक्के छुड़ाने आया मेड इन इंडिया जोरावर, तो उधर ग्राहकों को तरस रहे रूसी T-90 टैंक्स। क्या भारत फिर बनेगा रशिया का तारणहार? दोस्तों क्या है जानकारी, दरअसल भारत का स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक हिमालय में चीन के दांत खट्टे करने के लिए बनाया गया है। इस टैंक को AM नाइक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स ने सिर्फ 19 महीने में तैयार किया था। इसे हिमालय जैसे ऊंचे इलाकों में लड़ाई के लिए बनाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ भारत का दोस्त रशिया T-90 टैंक को बचाने के लिए नए ग्राहक की तलाश में तरस रहा है। एक वक्त था जब भारत इन टैंक्स को खरीदकर सोवियत संघ के पतन के बाद संघर्ष कर रही रूसी डिफेंस इंडस्ट्री में नया प्राण फूंका था। लेकिन रशिया एक बार फिर से अपने इन टैंक्स के लिए नए ग्राहक की तलाश में है, जबकि भारत अब आत्मनिर्भरता हासिल कर चुका है। भारत ने करीब 3 दशक पहले T-90 टैंक डील करके रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सहारा दिया था। हालांकि भारत ने शर्त ये रखी थी कि रशिया भारत में T-90 टैंकों के घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करेगा। अब करीब 2 दशक बाद ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और रूसी टैंकों पर भारत की निर्भरता काफी कम हो चुकी है। भारत ने पिछले महीने 1000वां टैंक बनाया है। दोस्तों उधर आपको बता दें पाकिस्तान का मैसेंजर बना मोहसिन नकवी। जी हां, शहबाज का मैसेज लेकर ईरान पहुंचे गृह मंत्री। दोस्तों पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। इस दौरान मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक लिखित संदेश ईरानी विदेश मंत्री को सौंपा। यह विशेष संदेश ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मौजतबा खामेनी के नाम भेजा गया है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी शनिवार देर रात तेहरान पहुंचे थे, जहां उनके ईरानी समकक्ष एस्कंदर मोमेनी ने उनका स्वागत किया। ईरानी अधिकारियों की ओर से जारी की गई तस्वीरों में गृह मंत्री नकवी विदेश मंत्री अरागची को एक लिफाफा सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ईरान सरकार ने इस संदेश के अंदर लिखी बातों का खुलासा नहीं किया है। पाकिस्तान सरकार ने भी अभी तक तेहरान में हुई इस मुलाकात या प्रधानमंत्री के संदेश को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। दोस्तों उधर बता दें सबसे बड़ा सवाल, इंतकाल के 100 दिन बाद भी खामेनी को क्यों नहीं किया गया सुपुर्द खाक? क्या है वजह? आपको बता दें अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की आग में जल रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया को या पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आग में दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने ईरान को निशाना बनाते हुए हमला बोला था। इस हमले में सबसे पहले अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई थी, जिन्होंने सालों साल से युद्ध लड़ने की तैयारी की थी, हथियारों को इकट्ठा किया था और पहले ही हमले में अयातुल्लाह मारे गए। हैरान करने वाली बात यह है कि पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के 100 दिन पूरे होने के बाद भी ईरान ने अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद उनके शव को सुपुर्द खाक तक नहीं किया है। तेहरान के अधिकारियों की बात अगर माने तो उनके अधिकारियों का कहना है कि खामेनी के अंतिम संस्कार से पहले कई शहरों में एक बड़ा जुलूस निकाला जाएगा, जिसके बाद उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि किसी अधिकारी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। जानकार मानते हैं कि ईरान इस जंग में किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही खामेनी को अंतिम विदाई दे सकता है या फिर सीज फायर के बाद, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों ना सीज फायर हुआ, ना युद्ध ठीक से चल पा ही रहा है। क्या इंतकाम की आग में जल रहा है ईरान? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वहीं आपको बता दें बंगाल हार के बाद पहली बार दिल्ली में ममता बनर्जी DMK ने दिखाया ठेंगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में कौन कौन होगा शामिल? बता दें देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में सोमवार यानी आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है दोस्तों, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ आज नई दिल्ली स्थित संविधान क्लब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को ऊर्जा आपूर्ति संकट, LPG सिलेंडरों के बढ़ते दामों, CBSE विवाद, नीट परीक्षा में गड़बड़ी के साथ साथ 2029 के आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन करने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के विषय पर चर्चा करेगी। हालांकि विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों की होने वाली अहम बैठक में तमिलनाडु के पूर्व CM MK स्टालिन की पार्टी DMK ने न शामिल होने का फैसला किया है। DMK ने फिलहाल खुद को इस बैठक से अलग रखा है और उसने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराने का फैसला किया है। जबकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बावजूद भी TMC प्रमुख ममता बनर्जी पहली बार दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल होने वाली हैं। वहीं ममता बनर्जी ने मीटिंग से पहले एक दिन पहले रविवार को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की।
वहीं आपको बता दें क्या गिरफ्तार होंगे खान सर। दोस्तों खान सर के नाम से फेमस फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए पटना एसएसपी ने टीम गठित कर दी है। पटना एसएसपी ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस टीम में टाउन डीएसपी 2, कदम कुआं थाना प्रभारी, पीर बहोर थाना प्रभारी और गांधी मैदान थाना प्रभारी शामिल है। ये 5 सदस्यीय टीम फैजल खान की गिरफ्तारी को लेकर एक्टिव भी हो चुकी है। खान सर की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। फैजल खान की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए टीम का यह गठन किया गया है। दोस्तों उधर दूसरी तरफ फैजल खान के वकील आज पटना सिविल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन दायर करने की तैयारी में है। बेल पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद खान सर सरेंडर कर सकते हैं। जिन सुसंगत धाराओं में पटना के कदम कुआं थाने में फैजल खान यानी खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसमें बेल मिलना काफी मुश्किल लग रहा है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कौन सी राज्य की सरकार बेटी को दे रही है 50,000 रुपए। दरअसल राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक कुल 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि अलग अलग किस्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान सरकार ने साल 2016 में शुरू की थी। इसका मकसद बच्चियों के जन्म को बढ़ावा देना, भ्रूण हत्या रोकना, बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उनके स्वास्थ्य में सुधार करना है। योजना के तहत बच्चों का जन्म से लेकर 12वीं कक्षा पास करने तक कुल 50,000 रुपए की मदद दी जाती है। ये राशि अलग अलग चरणों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। दोस्तों ऐसे में योजना का फायदा लेने के लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड, माँ और बच्ची का हेल्थ कार्ड, स्कूल एडमिशन सर्टिफिकेट जरूरी होते हैं। इसके लिए आप इस योजना के लिए परिवार ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।